ट्रांसप्लांटेशन इज द ट्रांसफर ऑफ सेल टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम अ डोनर टू अ रेसिपिएंट। ठीक है, ट्रांसप्लांट का ये मतलब है ना कि एक चीज़ से दूसरी जगह पर हमने उस चीज़ को ट्रांसप्लांट किया। तो क्या किया हमने, सेल टिश्यू या ऑर्गन को एक डोनर से रेसिपिएंट में ट्रांसप्लांट कर दिया। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अब इस ट्रांसप्लांटेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, हम ट्रांसप्लांट करते वक्त जो हमें सबसे बड़ा डर लग रहा होता है कि हमारा सबसे बड़ा खतरा ये होता है, वो ये है कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो सकती है। ठीक है, जो हमारा वो था ना रेसिपिएंट, उसकी बॉडी जो है ना उस ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर सकती है, उसका इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म कर सकता है। ठीक है, हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है ट्रांसप्लांट का। तो क्या है, बिगेस्ट प्रॉब्लम आफ्टर ट्रांसप्लांट इज दैट रेसिपिएंट्स इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेज द ग्राफ्ट एज फॉरेन। ठीक है, जो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है ना, जो हमने ग्राफ्ट दिया था ना, ये सेल टिश्यू या ऑर्गन, इसको ग्राफ्ट बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हमने ग्राफ्ट दिया था ना, रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम उसको समझता है कि ये जो है ना ये फॉरेन है। ठीक है, ये मेरी बॉडी का तो है ही नहीं, ये तो फॉरेन है, तो उसके अगेंस्ट ही ना इम्यून रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है और इसकी वजह से ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बच्चों, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है। ठीक है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है। अब हमने देखना है कि इम्यून रिस्पॉन्स है ना वो होता क्यों है, ये इम्यून रिस्पॉन्स आता किस वजह से है। ठीक है, ये इम्यून रिस्पॉन्स किस वजह से आता है कि डिफरेंस होता है HLA प्रोटीन। जो हमने देखा था ना कि MHC जो होते हैं, MHC ये तो एक स्पेसिफिक नाम था ना, ये तो सब स्पीशीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, लेकिन यही MHC प्रोटीन जो है अगर ह्यूमंस की सरफेस पे होंगे ना, ह्यूमंस के सेल पर, तो ना ह्यूमंस के लिए स्पेसिफिकली इनका नाम है HLA। ठीक है, जब भी हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना, हम उससे पहले HLA टाइपिंग करते हैं, यानी हमारा ये रेसिपिएंट था, इसके सेल्स पर किस तरह के HLA हैं, अलील्स प्रोटीन्स हैं, और जो हम रेसिपिएंट दे रहे हैं ना उसकी बॉडी पे किस तरह के HLA हैं। ठीक है, अगर तो ये दोनों मैच हो जाते हैं ना, ये HLA के 5 प्रोटीन्स होते हैं टोटल, जिनको हम मैच करते हैं। 5 प्रोटीन्स मतलब 10 अलील्स, तो हम इन 10 अलील्स को ना क्रॉस मैच करते हैं। जैसे हम ब्लड ग्रुपिंग नहीं करते, इस तरह ही हम ना, ये आप समझ लो कि ये प्रोटीन्स का ब्लड ग्रुपिंग है। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग हम करते हैं ना, तो ये ना प्रोटीन्स की ब्लड ग्रुपिंग है कि हमारे रेसिपिएंट और डोनर के सेल्स पर जो प्रोटीन्स है ना वो मैच हैं या नहीं, तो ये प्रोटीन्स की ग्रुपिंग है। ठीक है, HLA टाइपिंग, इसमें हमने 5 प्रोटीन्स को टोटल मैच करना होता है। 5 प्रोटीन्स 5 जीन से इनकोड हुए हैं, मतलब हमने टोटल 10 अलील्स को चेक करना है। ठीक है, तो ये 10, अगर 10 के 10 मैच है ना, तो ये 10/10 मैच कहलाता है। अगर हमने तो ये पहले नहीं किया ना HLA टाइपिंग, और हमने ऐसे ही ट्रांसप्लांटेशन कर दिया, तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो ये पूछना कि इम्यून रिस्पॉन्स, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होता किस वजह से, हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ना, और ये इम्यून रिस्पॉन्स वो कह रहे हैं आता क्यों है, क्योंकि ये HLA एंटीजन की वजह से। ठीक है, वो देखता है कि ये मेरी बॉडी के नॉर्मल HLA थे। हमने देखा था ना T सेल जो हैं CD4 हेल्पर सेल्स, वो हमारे ब्लड में जो हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, और वो सब सेल्स के ऊपर दिखते जाते हैं MHC या HLA। अब बोले इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए तो वो HLA को देखते जाते हैं। HLA हर सा ID कार्ड है। ठीक है, अच्छा बच्चा, तो हम ये कह रहे थे ना कि हम ट्रांसप्लांटेशन पढ़े थे। ट्रांसप्लांटेशन का क्या मतलब है, ट्रांसफर ऑफ सेल टिश्यूज और ऑर्गन्स फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। इस ट्रांसप्लांटेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होता क्यों है, जब हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो है ना वो ट्रांसप्लांटेड या ग्राफ्ट को जो है ना वो फ़ॉरेन के तौर पे लेता है और कहता है कि मैंने इसको बस मार देना, ये मेरी बॉडी में कोई फ़ॉरेन एंटीजन घुसा है, ये मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, मैं इसको मार देता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये इम्यून सिस्टम कैसे इसको पता चलता है कि ये फ़ॉरेन है, ये HLA जीन्स देखता है। ठीक है, अपने सेल्स का तो इनको पता है, अपने सेल्स के HLA जीन्स का, लेकिन जो फ़ॉरेन थे ना, जो बाहर से आए थे, वो और थे। ठीक है, उनके HLA जीन्स थे ना वो और तरह के थे। तो हमारी बॉडी के इम्यून सेल है ना, उसने कहा कि मैंने इनको ख़त्म करना है, ये तो कोई खतरा आ गया। ठीक है, नॉर्मली CD4 हेल्पर T सेल्स क्या करते हैं, वो HLA को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, और HLA को आप समझो कि आइडेंटिटी कार्ड है सेल्स का। ठीक है, ये इनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं और इनको कुछ नहीं कहते, इनके पास सेल्फ टॉलरेंस होती है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि HLA जो बाहर से आया था ना वो और तरह का था। CD4 सेल्स ने देखा कि नहीं भाई, ये तो कोई फ़ॉरेन चीज़ है, इसको तो मारना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फ़ॉरेन सेल्स के ऊपर जो HLA जीन्स है ना, उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या हुआ बच्चों, रेसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम था ना, रेसिपिएंट वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हमने ग्राफ्ट डाला है। ठीक है, रेसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम था ना, उसने रिकॉग्नाइज़ किया डोनर के एंटीजन को। किस तरह, डोनर के एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज़ करना है ना, HLA एंटीजन को किस तरह रिकॉग्नाइज़ करना है, या तो डायरेक्ट एलो रिकॉग्निशन होगी या तो इनडायरेक्ट एलो रिकॉग्निशन होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंस अच्छे से आना चाहिए। तो डायरेक्ट क्या है बच्चों, डायरेक्ट में ये है कि आप ये समझो कि हमने जो है ना वो एक किडनी ट्रांसप्लांट की है। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट की है डोनर से रेसिपिएंट में।
अब ये जो किडनी हमने ट्रांसप्लांट किए हैं ना, इसमें सारे सेल्स आए हैं, ठीक है। सिर्फ किडनीज के सेल नहीं थे इसके अंदर ना, इसके अंदर क्या क्या था, मैक्रोफेजेस भी थे, डेंड्राइटिक सेल्स भी थे, और ये सारे हमें पता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो उस ऑर्गन के साथ ना हर तरह के सेल्स आए हैं वहाँ पर, जो जो प्रेजेंट थे वो सारे सेल्स आए हैं रेसिपिएंट की बॉडी में, ठीक है। तो रेसिपिएंट के टी सेल्स ने क्या किया, इसने रिकॉग्नाइज किया डोनर के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को, ठीक है। अब जो डोनर के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आए थे ना बच्चों, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स, उन्होंने क्या किया कि अपने ही HLA प्रोटीन्स को उठाया, अपनी सरफेस पे प्रेजेंट किया और चले गए टी हेल्पर सेल्स के पास, ठीक है। क्या हुआ, रेसिपिएंट की बॉडी में आने के बाद डोनर की किडनी ने साथ में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी आए थे, और ज़ाहिर है सेल्स के ऊपर एंटीजन्स तो होते ही होते हैं, HLA थे। उसने क्या किया, अपने HLA को उठाया, अपनी सरफेस पे लगाया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने, और चला गया रेसिपिएंट के टी हेल्पर सेल्स के पास, ठीक है। इसने ये अपने टी हेल्पर सेल्स के पास चला गया, रेसिपिएंट के टी हेल्पर सेल्स के पास। रेसिपिएंट ने देखा उनको कि ये तो कोई किसी और टाइप के HLA हैं, ठीक है, और वो एक्टिवेट हो गया, उसने उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। अब ये डायरेक्ट एलो रिकॉग्निशन क्या किस में होती है बच्चों, एक्यूट रिजेक्शन में। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, इसमें हाइपर एक्यूट, एक्यूट और क्रोनिक रिजेक्शन आएंगी। तो एक्यूट में किस तरह से रिकॉग्निशन होती है, डायरेक्ट एलो रिकॉग्निशन होती है, ठीक है। एक्यूट रिजेक्शन में किस तरह की रिकॉग्निशन होती है, डायरेक्ट एलो रिकॉग्निशन। डायरेक्ट किस तरह के, जो बाहर से डोनर के सेल्स थे ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उन्होंने अपने ही HLA एंटीजन को उठाया और जाकर रेसिपिएंट के टी सेल्स को प्रेजेंट किया, ठीक है। प्रेजेंट तो उन्होंने रेसिपिएंट के टी सेल्स को ही करना है। अब इनडायरेक्ट एलो रिकॉग्निशन में क्या हुआ कि जो डोनर के प्रोटीन्स थे ना, डोनर के प्रोटीन्स, इनको जो है ना रेसिपिएंट के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने प्रोसेस किया। अब ऐसे हुआ कि किडनी तो आ गई थी, ठीक है, पहले किडनी आ गई। इस किडनी को आए हुए ना 1 साल गुजर गया। पहले तो इसके अपने डेंड्राइटिक और मैक्रोफेजिस सेल थे, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पे एक्ट करते थे। अपने या चले को उठाया और रेसिपिएंट के टी सेल्स के पास चले गए। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ना, समझ लो 1 साल का वक्त गुजर गया, तो ये वाले जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल थे ना, इनकी आहिस्ता आहिस्ता डेथ होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये जो डोनर के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल थे उनकी भी डेथ हो गई, और जो किडनी के सेल थे ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता टूटना फूटना शुरू हो गए। ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ होती है ना एपोप्टोसिस वगैरह सेल्स की, कुछ सेल्स की नेक्रोसिस भी होती है। तो किडनीज के सेल थे ना, इनकी आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई, और ये APCs भी ख़त्म हो गए। अब अपनी बॉडी तो नहीं थी ना जो रीजनरेट होते उस टाइप की दोबारा, ठीक है, बस वो लिमिटेड अमाउंट थी जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ, जब ये ख़त्म हो गए ना और किडनीज के सेल भी थोड़े बहुत टूटे, तो जो डोनर था ना उसकी बॉडी के मैक्रोफेजेस जाएंगे यहाँ पर, किडनीज के टूटे हुए सेल को उठाएंगे, उनको जो है वो प्रोसेस करेंगे और उनके एंटीजन को अपनी सरफेस पे लगाएंगे, और अपने जो है ना टी सेल्स के पास ले जाएंगे कि ये वाले एंटीजन हमारी बॉडी में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, ये एक्यूट रिजेक्शन हम इसको इसीलिए कहते हैं कि ताज़ा हमारी बॉडी में आए हुए हैं बाहर से मैक्रोफेजेस डेंड्राइटिक सेल्स, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पर काम करेंगे और है रेसिपिएंट के टी सेल्स के पास ले जाएंगे। लेकिन जैसे ज़्यादा वक्त गुजरेगा ना, तो इनडायरेक्ट एलो रिकॉग्निशन स्टार्ट हो जाएगी। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि जो हमारे जो रेसिपिएंट के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ना, ये वहाँ पर जाएंगे, किडनीज के टूटने वाले सेल्स को उठा प्रोसेस करेंगे, उनके प्रोटीन्स को अपनी सरफेस पे लगाएंगे और अपने टी सेल्स के पास ले जाएंगे, और उनको बोलेंगे कि इसके अगेंस्ट ना इम्यून रिजेक्शन स्टार्ट करो। तो ये किस में इंपॉर्टेंट है, क्रोनिक रिजेक्शन में, ठीक है। क्रोनिक क्यों वो समझ आया ना कि वक्त के साथ साथ जब वो डोनर के अपने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल खत्म हो जाएंगे तो बॉडी के अपने काम आएंगे, रेसिपिएंट के अपने वाले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वो काम आएंगे। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो है ना, ये क्रोनिक रिजेक्शन में वाला प्रोसेस होता है, और एक्यूट में कौन सा होता है, डायरेक्ट एलो रिकॉग्निशन, ठीक है। ये याद रखना है। अब हम टाइप्स पढ़ते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की। तो बच्चों ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की 3 तरह की टाइप्स हैं, एक्यूट, हाइपर एक्यूट, क्रोनिक, और इसके अलावा एक और चीज़ भी इसमें आती है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, ठीक है, वो सारा हम पढ़ेंगे। तो पहले हम हाइपर एक्यूट रिजेक्शन देखते हैं, ठीक है। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन कितने टाइम में होती है, मिनट्स टू आवर्स में, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन की उसके मिनट्स टू आवर्स के बाद जो रिजेक्शन हुई है ना, वो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन है। इसमें क्या होता है कि क्यों होता है, हमें पता है मिनट्स टू आवर्स में रिस्पॉन्स आया तो पहले से ही बॉडी में एंटीबॉडीज़ पड़ेंगे, क्योंकि न्यू बनने में तो हमें 1 हफ्ता चाहिए था, लेकिन ये तो फ़ौरन एंटीबॉडीज़ का रिस्पॉन्स आया, तो इसका मतलब वहाँ पे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ थे। या तो जो था ना डोनर, उसने कभी इस रेसिपिएंट को ब्लड डोनेट किया था, या तो वो इसकी मदर थी जिसके एंटीबॉडीज़ से बच्चा जो था ना, वो उसको पता था अपनी मदर के एंटीबॉडीज़ का, उसका पहले एक्सपोजर हो चुका था प्लेसेंटा के थ्रू। तो ठीक है, ये हो सकता है कि इसमें ना प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होंगी रेसिपिएंट की बॉडी में अगेंस्ट डोनर एंटीजन, ठीक है। जो हम ग्राफ्ट देंगे उसमें एंटीजन्स भी होंगे ना, तो उस एंटीजन्स के अगेंस्ट बॉडी पहले से ही सेंसिटाइज होगी। अब इसमें क्या होता है कि ABO इनकम्पैटिबिलिटी होती है या anti-HLA एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है। इसको छोड़ो, इसमें बस आपने याद रखना है कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होते हैं ना, वो पहले से होते हैं डोनर के अगेंस्ट रेसिपिएंट की बॉडी में। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ का वर्ड याद रखना है। इसका मैकेनिज्म क्या है कि एंटीबॉडीज़ जो थे ना,
प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, उन्होंने क्या किया कि जैसे ही हमने अंदर उसको दिया ना ग्राफ्ट के ऊपर थे एंटीजन्स, HLA एंटीजन्स, ठीक है। और अब इसकी बॉडी में रेसिपिएंट की बॉडी में पहले से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ है। देखिए एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनने का, ये जाकर टिश्यू, उस किडनी के टिश्यू पर, किडनी जो हमने डोनेट किया ना, आप एग्जांपल ले रहे हो किडनी जो हमने ट्रांसप्लांट किया ना, उसके टिश्यूज़ पर HLA है और वहाँ पर जाकर एंटीबॉडीज़ भी लग जाएंगे हमारे, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये उधर ही किडनी के टिश्यूज़ पर ही डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होने के बाद क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होगी। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, उस टिश्यू को डैमेज कर देगा। तो क्या करेगा बच्चों, एंडोथीलियल डैमेज वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। एंडोथीलियल डैमेज होगी, ज़ाहिर है ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियम डैमेज होना स्टार्ट हो गई है, तो अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाएगी, ठीक है। एंडोथेलियम इतनी ज़्यादा डैमेज हो गया, अंदर थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो गई है। थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो गई तो जाहिर है वहाँ से जो ब्लड आ रहा था, अब डैमेज हुआ है वहाँ पर, जाहिर है वहाँ पर स्वेलिंग होगी। कॉम्प्लीमेंट हमें पता है ना एक्टिवेट होता है तो वो स्वेलिंग भी कराता है न्यूट्रोफिल्स को बुला के। कॉम्प्लीमेंट जब एक्टिवेट होता है तो वो न्यूट्रोफिल्स को बुलाता है, वहाँ पे स्वेलिंग भी कराता है, ठीक है। इस स्वेलिंग की वजह से ना यहाँ पर इस तरह थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। इस थ्रोम्बोसिस की वजह से किडनीज़ को आने वाली ब्लड वेसल्स की नैरोइंग हो गई है, वहाँ पर कम ब्लड आएगा तो उस किडनी का ना, उस ग्राफ्ट का जो हमने दिया था उसका इस्कीमिया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस्कीमिया होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका आहिस्ता आहिस्ता नहीं, विदिन मिनट्स उसका नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों, हमने पढ़ा कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ में भी इसमें आता है। हम हाइपर एक्यूट रिजेक्शन पढ़ रहे हैं। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन कब होती है, मिनट्स टू आवर्स में, ठीक है, आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। इतनी जल्दी क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होते हैं, न्यू नहीं बने कि 1 हफ्ता लगे। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ थे, वो क्यों थे कि इसका जो है ना रेसिपिएंट, उसका पहले ही एक्सपोजर हो चुका था ग्राफ्ट के एंटीजन से। वो किस तरह का, या तो कभी उसने इसको ब्लड डोनेट किया होगा, या तो वो उसका कोई मदर होगी जिसका प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडी से उस रेसिपिएंट का पहले ही एक्सपोजर हो चुका था। तो जिस भी तरह एक्सपोजर हुआ, बस एक्सपोजर हुआ था उन एंटीजन से, और बॉडी में एंटीबॉडीज़ पहले से बने हुए थे। अब जैसे ही हमने उसको दिया ना ग्राफ्ट, उसी इंसान का किडनी दिया जिसके अगेंस्ट उसकी बॉडी में सेंसिटाइज थी, पहले से एंटीबॉडीज़ बने हुए थे, हमने उसी का ग्राफ्ट दिया, ठीक है। अब हमने दिया किडनी आ गया उसकी बॉडी में, रेसिपिएंट की बॉडी में क्या हुआ कि किडनी आ गया, हमारे इम्यून सिस्टम ने रिकॉग्नाइज़ किया कि ये तो बाहर के कोई आउटसाइडर्स आ गए हैं, ये तो कोई बाहर के एंटीजन है, ये तो ख़तरा है। वो आए एंटीबॉडीज़, और वो ना किडनीज़ के ऊपर HLA जो था ना उसके ऊपर जाके अटैच हो गए, ठीक है। तो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कॉम्प्लेक्स इसी किडनी के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। जिसको मारना है ज़ाहिर है वहीं पर डिपॉजिट होना है ना, तो किडनी के सेल्स पर हैं HLA और एंटीबॉडी जाकर उसके ऊपर लग गया, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन गया। अभी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पर डिपॉजिट है तो क्या होगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हमें पता है क्या करती है, इन्फ्लेमेशन करवाती है और टिश्यूज़ का डैमेज करवाती है, तो एंडोथीलियल डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। एंडोथीलियम किडनीज़ के कहाँ पर जाकर एक्यूमुलेट हुई, मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंडोथीलियम में, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट किया, एंडोथीलियम डैमेज हुआ। एंडोथीलियम के डैमेज होने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो गई। अब ये हो गया थ्रोम्बोसिस, ठीक है। ये अब इस थ्रोम्बोसिस की वजह से यहाँ पर जो ब्लड आ रहा था ना वो कम आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस होगी, इस्कीमिया हो जाएगा। ब्लड की डेफिशिएंसी को हम इस्कीमिया बोलते हैं ना, इस्कीमिया हुआ और नेक्रोसिस होगी उस ऑर्गन की, ठीक है। ये सारा काम जो है ना, ये सारा काम ये होगा विद इन मिनट्स टू आवर्स, ठीक है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, इमीडिएट ग्राफ्ट फेलियर होगा। हम अभी किडनी लगा के पीछे हुए थे कि हमने देखा कि दोबारा से उसकी बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल्स राइज थे, उसको यूरिन ही नहीं आ रहा, उसका ग्राफ्ट हमने देखा है तो उसकी पूरी साइनोसिस हुई है ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, इमीडिएट ग्राफ्ट फेलियर हो जाएगा, यूरिन नहीं प्रोड्यूस होगा किडनी ट्रांसप्लांट में। ये अक्सर सिनेरियो आता है किडनी ट्रांसप्लांट के हिसाब से ही है। तो इससे हमें कैसे पता चलेगा, किडनीज़ का नॉर्मल फंक्शन यूरिन बनाना है तो पेशेंट को यूरिन ही नहीं आएगा, मतलब किडनीज़ ने काम ही नहीं किया, अंदर जाके काम करना शुरू करने से पहले ही उसका रिजेक्शन हो गया है। और हम ग्राफ को जब देखेंगे ना खोल कर, तो वो साइनोसिस हुई होगी, ठीक है। अभी हमने ट्रांसप्लांट करके उसकी बॉडी को बंद किया था कि फ़ौरन से रिजेक्शन हो गई हमें, और इसका हल क्या है बच्चों, इसका हल ये है कि रिमूव ग्राफ्ट इमीडिएटली, वरना खतरा हो सकता है, ठीक है। हमने ग्राफ्ट को अभी डाला था, हमने फ़ौरन खोल के ग्राफ्ट को बाहर निकाल देना, रिजेक्शन हो गई है, नकार हो गया पूरा ऑर्गन, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि रिमूव ग्राफ्ट इमीडिएटली। फिर आता है दूसरी टाइप का इम्यून रिजेक्शन, वो क्या है, एक्यूट रिजेक्शन, ठीक है। अभी हमने हाइपर एक्यूट पढ़ा, विद इन मिनट्स टू आवर्स होता है, और एक्यूट जो है ना वो डेज़ टू वीक्स और वीक्स टू मंथ्स, ठीक है। इसमें डेज़ टू वीक्स लग सकते हैं, हमने बेसिकली ये याद रखना है। डेज टू वीक्स में जो इम्यून रिजेक्शन होगी ना वो एक्यूट रिजेक्शन होगी, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या है, T सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, ठीक है। इसमें क्या था, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ बने हुए थे, और इसमें क्या है बच्चों, एक्यूट रिजेक्शन क्या है, T सेल मेडिएटेड। अभी मैंने आपको बताया ना डायरेक्ट एलो रिकॉग्निशन और इनडायरेक्ट एलो रिकॉग्निशन। डायरेक्ट में क्या होता है कि
रेसिपिएंट के टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें भी टी सेल्स रेसिपिएंट के इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल डायरेक्ट में डोनर के इन्वॉल्व है। हमने डी से याद रखना, डी से डायरेक्ट, डी से डोनर के अपने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लेकर जाएंगे HLA को रेसिपिएंट के टी सेल्स के पास। जाना दोनों केसेस में रेसिपिएंट के पास। और इनडायरेक्ट में क्या होगा, रेसिपिएंट के अपने विद टाइम जो है ना वो क्रोनिक कंडीशन होगी ना, विद टाइम जो है डोनर के तो ख़त्म हो गए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो बॉडी में थे, तो अब बॉडी के अपने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वहाँ पर जाएंगे, HLA को उठाएंगे और अपने टी सेल्स को दिखाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये किस में था, इनडायरेक्ट एलर रिकॉग्निशन क्रोनिक में थी, और डायरेक्ट एलर रिकॉग्निशन बच्चों किस में थी, एक्यूट में। ठीक है, दोनों में टी सेल्स इन्वॉल्व है, तो इससे आपने याद रखना है कि एक्यूट रिजेक्शन जो है ना वो टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। ठीक है, इसमें कभी कभी एंटीबॉडीज़ भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन मेनली दिस इज टी सेल मीडिएटेड। इसका मैकेनिज्म क्या है बच्चों, हमने जो रेसिपिएंट के टी लिम्फोसाइट्स है ना वो डोनर के सेल्स पर अटैक करते हैं। अब जाहिर है कि एंटीजन जिसने भी प्रेजेंट के जाके प्रेजेंट तो टी लिम्फोसाइट्स को किए थे ना, टी लिम्फोसाइट्स से वहाँ पे अटैक करना है, उनको ख़त्म करना है। तो रेसिपिएंट के टी लिम्फोसाइट अटैक दोनों केसेस में रेसिपिएंट के टी लिम्फोसाइट्स नहीं करना है। तो रेसिपिएंट के टी लिम्फोसाइट ने क्या किया, डोनेटेड डोनर सेल्स पर अटैक किया, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, सेल इंजरी हुई और रिड्यूस्ड ऑर्गन फंक्शन हो गया। ठीक है, पीछे तो था ना कि रिड्यूस नहीं था, पीछे तो नो ऑर्गन फंक्शन था, कोई फंक्शन हो ही नहीं पाया ऑर्गन का, इतनी जल्दी रिजेक्शन हो गई। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिड्यूस्ड ऑर्गन फंक्शन होगा। ठीक है, पहले वो ठीक था लेकिन थोड़ा सा टाइम बाद उसका फंक्शन कम हो गया। ठीक है, ये एक्यूट है। तो इसके बाद अब बच्चों हम देखते हैं क्रोनिक रिजेक्शन। एक्यूट खत्म हो गया, इन एंड में ना मैं आपको इनकी यहाँ पर इकट्ठे ये एग्जांपल्स भी करवाऊंगी। ठीक है, ये फिर आपको ताकि अच्छे से याद हो जाए। अब क्रोनिक रिजेक्शन पढ़ते हैं। क्रोनिक रिजेक्शन कितने टाइम होता है बच्चों, मंथ्स टू ईयर्स लग गए ना अगर किसी रिजेक्शन में, तो वो क्रोनिक रिजेक्शन है। इसमें क्या हुआ कॉज कि हमने जाहिर है कि मिसमैच किया था, मिसमैच डोनेशन की थी, HLA डिफरेंट थे दोनों के, तो क्या होगा, रिपीटेड इम्यून इंजरी होगी, लेकिन इतनी स्वेयर इम्यून इंजरी नहीं होगी कि हाइपर एक्यूट रिजेक्शन हो जाए या एक्यूट रिजेक्शन हो जाए, बस थोड़ी थोड़ी इंजरी होती रहेगी लेकिन होगी रिपीटेड, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई, डैमेज हुआ, फिर दोबारा से वो इन्फ्लेमेशन हील हुई। और हमें पता है इन्फ्लेमेशन तो बच्चों फाइब्रोसिस के थ्रू ही हील होती है, वहाँ पे स्कार बनता है। तो रिपीटेड इन्फ्लेमेशन, रिपीटेड हीलिंग की वजह से ना वहाँ पर उस ऑर्गन की फाइब्रोसिस हो जाएगी, यानी वो सिकुड़ जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। फाइब्रोसिस में हमें पता है ना कि सिरोसिस भी इसी तरह, लिवर सिरोसिस जिसमें लिवर की पूरी फाइब्रोसिस होती है, उसकी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं और ऑर्गन फेल हो जाता है। इसी तरह से जो हमने ऑर्गन डोनेट किया था ना उसकी फाइब्रोसिस हो जाएगी, यानी उसकी वास्कुलर नैरोइंग होगी, फंक्शन ऑर्गन का ख़त्म हो जाएगा। क्रोनिक के फीचर्स क्या हैं बच्चों, इसका स्लो ऑनसेट है, प्रोग्रेसिव है। ठीक है, प्रोग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव का मतलब है ये रिपीटेड ही है। और दूसरा ये कि ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए, ऑर्गन जब फेल हो जाएगा ना हमें एक दूसरी ट्रांसप्लांटेशन रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, एक किडनी लगाई, उसके 2-3 साल बाद वो पूरी तरह फेल होगी, फिर हमें दूसरी दफ़ा किडनी ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसके बाद आता है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। तो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ में क्या है बच्चों, इसमें तो पीछे तो हमने तीनों टाइप में पढ़ा था ना, एक्यूट, हाइपर एक्यूट और क्रोनिक में, के जो रेसिपिएंट के सेल्स हैं वो जो रिएक्ट करेंगे डोनर के अपना जो ग्राफ्ट आया था ना उनके अंदर डोनर से, उसके अगेंस्ट रेसिपिएंट के सेल्स एक्ट करेंगे। लेकिन ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ में क्या है कि जो डोनर है ना वो रेसिपिएंट की बॉडी में जाके रिजेक्शन करेगा, वहाँ पे जाके तबाही फैला देगा। ठीक है, एक तो बाहर से आया भी खुद दिया और दूसरा आकर उसने तबाही भी उसकी बॉडी में फैला दिया बेचारे रेसिपिएंट की बॉडी में। तो क्या हुआ, अनलाइक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इन ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, डोनर इम्यून सेल्स अटैक द रेसिपिएंट। ठीक है, अब बच्चों इस तरह है कि बाहर से आने वाला इंसान जो है ना वो आकर ना एक घर में आकर ना उसके घर वालों के ऊपर अटैक करा है। अब किस सूरत में अटैक कर सकता है, इसी सूरत में ना कि जब बाहर से आने वाला सेल था वो ज़्यादा ताकतवर था और बॉडी की जो थी वो वीक थी, घर के फ़र्द वीक थे, बाहर से आने वाला इंसान मजबूत था, उसके पास गनशन थी, उसने आके सबको ढेर कर दिया। ठीक है, तो ये इसी सूरत में पॉसिबल है कि जब घर वाले जो थे ना वो वीक होंगे। ठीक है, अगर घर वाले भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना बाहर से आने वाले की निस्बत, तो ये नहीं होगा, फिर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होगा। अगर घर वाले ज़्यादा मजबूत है तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होगा, अगर बाहर वाले ज़्यादा मजबूत है ना तो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ होगी। ठीक है, अब इसमें जो है ना वो कह रहा है कि ये कब होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद। ठीक है, इसकी कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस कौन सी हैं बच्चों, यही कि ग्राफ्ट जो है ना उसका जो है उसके पास इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी सेल्स होंगे। जो ग्राफ्ट है ना जो बाहर से है उसके पास इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी सेल्स होंगे, यानी इसके टी सेल्स बहुत मजबूत होंगे। और जो रेसिपिएंट है ना बेचारा वो कमज़ोर है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। आपको पता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो है ना वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होता है पेशेंट। तो ज़्यादातर ये कंडीशन कब होती है, जब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। सिनेरियो भी यही है आपके पास कि एक पेशेंट है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद आया है और जो है ना उसका ऑर्गन हमने जो डोनेट किया था या जो भी किया था वो उसकी रिजेक्शन हो गया। तो क्यों हुई है बच्चों, क्योंकि जो था ना रेसिपिएंट वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ था और रेसिपिएंट जो है ना उसके पास एंटीजन जो है वो वाले हैं जो एब्सेंट हैं डोनर में। ठीक है,
कौन कौन सी कंडीशन है बच्चों, जो ग्राफ्ट है ना वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, रेसिपिएंट जो है ना वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और रेसिपिएंट के पास जो एंटीजन है ना वो डोनर में एब्सेंट है। ये तो बच्चों पीछे ट्रांसप्लांट में भी यही बात थी कि मिसमैच होगा तभी रिजेक्शन होगी, ठीक है, अगर सेम होगा तो तब तो कोई लड़ाई नहीं होगी। तो ये वो मिसमैच वाली बात लिखी है कि जो रेसिपिएंट था ना उसके एंटीजन डिफरेंट थे डोनर से, और ये वाली दो बातें बेसिकली याद रखने वाले हैं कि ग्राफ्ट जो है ना वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है और रेसिपिएंट जो है ना वो बेचारा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब टारगेट ऑर्गन्स क्या क्या हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद, ये ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज होती कहाँ पे बच्चे, स्किन में होती है, लिवर में होती है और जीआई ट्रैक्ट में होती है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज हुई है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन नहीं हुआ, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज हुई है, हमें पता चलेगा उसकी स्किन पे जो है ना वो रैश हो रही होगी, पीलिंग हो रही होगी उसकी स्किन में, लिवर में जॉन्डिस हो रहा होगा, इन्हीं तीनों ऑर्गन को ने अफेक्ट होना है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में, ठीक है। और हमने पता कैसे चलाना है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज का, स्किन पे रैश और पीलिंग हुई होगी, लिवर में जॉन्डिस होगा और गट में क्या होगा उसको डायरिया होगा और एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमने क्या करना है कि जो बाहर से हमने इससे बचने का यही तरीका है, हाइपर एक्यूट में बचने का ये तरीका था कि ग्राफ्ट को फ़ौरन निकाल दो, क्रोनिक में ट्रांसप्लांटेशन था उसका बचने का तरीका, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ में हमने क्या करना है, जब हमने उसको देना है ना ग्राफ्ट रेसिपिएंट को, और हमें पता है रेसिपिएंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो हमने उसको इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी देनी है, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी देनी है ताकि जो ग्राफ्ट आ रहा है ना वो उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग ना रहे बॉडी में आके। अच्छा, अब हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। तो एक किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट की हमने, उसमें 30 मिनट्स बाद हमने क्या देखा कि ग्राफ्ट जो हमने डाला था ना वो ब्लू हो गया और पेशेंट का यूरिन ही नहीं आ रहा, ठीक है, उसमें यूरिनेशन नहीं हो रही और जो ग्राफ्ट था वो ब्लू हो गया। तो एक इसकी एग्जाम्पल है बच्चों हाइपर एक्यूट रिजेक्शन की। फिर है कि हमने किडनी ट्रांसप्लांट की और उसके 2 वीक्स के बाद जो है ना वो क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है। नो यूरिन नहीं आएगा इसमें, नो यूरिन सिर्फ हाइपर एक्यूट में आएगा, टोटल लॉस ऑफ फंक्शन। लेकिन एक्यूट में हमने देखा है बच्चों के जो है ना रिड्यूस्ड ऑर्गन फंक्शन होता है, ठीक है, डेज टू वीक्स में होता है और ऑर्गन का फंक्शन होता है कम हो जाता है, ठीक है। ऑर्गन का फंक्शन कम हो गया मतलब वो क्रिएटिनिन नहीं निकल पा रहा, क्रिएटिनिन के लेवल हम देखेंगे ना तो 2 वीक्स के बाद बॉडी में क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ना शुरू हो जाएंगे और जब हम बायोप्सी करेंगे ना तो हमें वहाँ पे लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। ज़ाहिर है टी सेल मेडिएटेड रिजेक्शन है तो वहाँ पर लिम्फोसाइट्स होंगे, ठीक है। तो क्या होगा सिनेरियो है, किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे, 2 वीक्स के बाद क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया, नो यूरिन आपने याद रखना है, इसी का ये नो यूरिन को नहीं इसमें लेकर आना, इसमें इस क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ेगा, यूरिनेशन हो रही होगी कुछ ना कुछ, और लिम्फोसाइट्स जो है ना वो बायोप्सी में लिम्फोसाइट्स मिलेंगे हमें। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, एक्यूट रिजेक्शन की। फिर आ जाता है बच्चों एक तीसरा सिनेरियो, वो क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट की, उसके 3 ईयर्स के बाद ग्राफ्ट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता फेल हो गया, ठीक है। हमने जब बायोप्सी कराई तो हमें वहाँ पे फाइब्रोसिस मिली, ठीक है। तो बच्चों फाइब्रोसिस किस में हो रही थी, क्रोनिक में, और 3 ईयर से आपको टाइम से ही वैसे भी पता चल जाएगा, तो क्रोनिक रिजेक्शन है। इसके बाद है कि एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट का पेशेंट था, हमने जब उसके बाद उसको किया ना उसमें ग्राफ्ट डाला तो क्या हुआ, पेशेंट को रैश हो गया, डायरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया। तो ये क्या हुआ, इसको ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज हुई है, ठीक है। तो बच्चे हमारे ट्रांसप्लांट रिजेक्शन पूरे हो गए, ट्रांसप्लांटेशन और टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ठीक है।